हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो में हम 10th क्लास से रिलेटेड बायोलॉजी का जो चैप्टर है जिसका नाम है श्वसन, इस चैप्टर से रिलेटेड हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अनिवार्य है तथा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए भी काफ़ी अनिवार्य है। तो लगातार मेरे वीडियो पर आप बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? सवाल क्या है, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज की सहायता से ही कोशिका द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति होती है। ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ऊर्जा की आपूर्ति न होगी। सेकंड क्वेश्चन है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है? तो जब भी हवा के आदान प्रदान की बात होगी तो याद रखना है विसरण उसका राइट ऑप्शन होगा, और पानी का आदान प्रदान होगा तो परासरण उसका राइट ऑप्शन होगा। तो सवाल है, पौधों में किस क्रिया द्वारा वातावरण से O2 कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है? तो राइट ऑप्शन विसरण हो जाएगा। विसरण नामक प्रक्रिया से ही O2 कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य की जो ट्रेकिया होती है गले में, उसमें क्या पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। जैसे में ये गला हो गया हमारा और इस तरह यहाँ पर गोल गोल वलय के समान उपास्थि होती है। उपास्थि का मतलब मुलायम हड्डी और अस्थि का मतलब कड़ी हड्डी। तो हमारी कान की जो हड्डी है इसको हम उपास्थि बोलेंगे और हाथ की जो हड्डी है उसको अस्थि बोलेंगे। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो इस क्रिया में खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका विघटन होता है, जिसके कारण हमको ऊर्जा की आपूर्ति होती है। और हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन से ही होती है, याद रखना है, पोषण से नहीं होती है, श्वसन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो सवाल है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका द्रव्य। याद रखना है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखना है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। इसी के द्वारा कोशिका को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारे द्वारा सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह जो होता है दो प्रक्रिया से मिलकर बना होता है, प्रश्वास और उच्छ्वास। तो प्रश्वास का मतलब होता है सांस लेना और उच्छ्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के द्वारा ही हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, कोई बिना आदत वाला काम करते हैं तो। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? तो रंध्र होते हैं, जिसको हम स्टोमाटा भी कहते हैं। पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वायु में क्या होती है? तो उस वायु में CO2 की मात्रा होती है। मतलब हम सांस लेते हैं तो O2 हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तरह इस चैप्टर का सवाल ख़त्म हुआ।
तो 10वीं का जो बायोलॉजी का बुक है उसमें आगे भी उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और पीछे भी दिया हुआ है। तो आगे वाला तो हम देख लिए, अब हम पीछे वाला देखेंगे। तो पीछे वाला शुरू करते हैं। पीछे वाला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सवाल है, जीवों के शरीर में भोजन यानी ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन होगा श्वसन। अभी हम बताए थे सबसे अधिक जीवों को ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन द्वारा ही होती है। सेकंड क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो खाना होता है हमारे शरीर में, उस खाना का विघटन होता है, और जब हम जब खाना पच जाता है तो उस भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण हमको ऊर्जा की आपूर्ति होती है। थर्ड क्वेश्चन है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो सार्वजनिक वाहक हम एटीपी को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम जैव ऊर्जा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? मतलब श्वसन के बाद किसकी उत्पत्ति होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CO2, H2O एवं ऊर्जा, यही तीनों मुक्त होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा 6, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें C6 है, तो 6 है, तो सवाल में तो आंसर है C6, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवायवीय श्वसन के कारण इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किण्वन कहेंगे, और किण्वन नामक प्रक्रिया के द्वारा ही शराब का निर्माण होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? मतलब किण्वन की जो प्रक्रिया होती है किस में होती है? तो याद रखना है, किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। कहाँ होती है? ईस्ट में। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से या बिना आदत वाला काम करने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो किसके कारण दर्द होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण यह दर्द होता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभी, इनमें सभी द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधे रंध्र द्वारा भी सांस लेते हैं, वात रंध्र द्वारा भी सांस लेते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा भी सांस लेते हैं। इनमें सभी राइट हम ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होती है? पौधों में श्वसन क्रिया किस भाग में होती है? तो राइट ऑप्शन होगा इसका प्रत्येक भाग में, यानी पत्ती में भी होती है, तना में भी होती है और जड़ में भी होती है। याद रखना है, पेड़ पौधे जड़, तना, पत्ती तीनों से सांस ले सकते हैं। तो जड़ में क्या होता है? मूल, तना में अंतरकोशिकीय स्थान होता है और वातरंध्र होता है, और पत्ती में क्या होता है? रंध्र होता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी की तेज? धीमी की तेज, तो राइट ऑप्शन होगा धीमी होती है। मतलब पेड़ पौधे धीरे धीरे सांस लेते हैं और हम फास्ट सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किस के द्वारा होता है? तो तिलचट्टा और टीडा और जितने भी मतलब अधिकांश कीड़े मकोड़े हैं वे ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु में श्वसन गैसों मतलब ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन इसका होगा मछली, इसका राइट ऑप्शन होगा मछली जो है गलफरा गिल से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा जो श्वसन होता है, इसमें से कौन फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है? तो कछुआ जो है फेफड़ा द्वारा सांस लेता है, बाकी दोनों सांस नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नासिका व्यास का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? सवाल है, मनुष्य में नासिका व्यास का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परघान या परकोष्ठ, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुकोष्ठिका वाहिनी जो है वक्ष गुहा, यह वायुकोश में खुलती है। वायुकोष्ठिका वाहिनी जो है वायुकोश में खुलती है। और हाँ, हमारे शरीर के जो फेफड़ा है उस फेफड़ा में 3 × 10⁸ वायुकोश होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर होगा डायफ्राम। डायफ्राम जो है वक्ष गुहा और उदर गुहा को 2 अलग अलग भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्ष गुहा फैल जाता है। क्या होता है? वक्ष गुहा जो होता है वह फैल जाता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा डैश होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम। और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और इसमें 2 अपवाद भी है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो फुफ्फुस शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में श्वास नाली जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं के लिए क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाखित तथा वायु में भरी होती है। शाखित तथा वायु से भरी होती है, इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो नासिका छिद्र श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास नली भी श्वसन तंत्र का भाग है, गिल्स भी है, रक्त जो है यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन घ होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? मनुष्य में जो बाह्य नासिका छिद्र होती है वह अंदर की ओर कहाँ खुलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नासिका व्यास में यह खुलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों कम होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घरान क्षेत्र अत्यंत कम होता है, छोटा होता है। मतलब कुत्ता का जो घरान क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा होता है जिसके कारण कुत्ता का सूंघने की क्षमता बहुत अधिक है, जबकि मनुष्य का घरान क्षेत्र छोटा होता है जिसके कारण इसका सूंघने की क्षमता बहुत कम है, फिर भी ये सूंघता है। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। सवाल है, नासिका व्यास की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो उस प्लेट को हम कांची कहेंगे। क्या कहेंगे? कांची। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो हमारे शरीर में जो ट्रेकिया है उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। इस तरह हम आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसका नाम है परिवहन। तो लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहिए और प्रत्येक वीडियो से लाभ उठाइए। यदि इसके पीछे वाले वीडियो को आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।